मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। इजरायली हमलों के बाद ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों से पीएम नेतन्याहू को करारा जवाब दिया है। इसी बीच सऊदी अरब ने ईरान की बड़ी मदद करने का ऐलान किया है। सऊदी अरब ने ईरानी नागरिकों को शाही मेहमान का दर्जा दिया है। दरअसल हाल ही में दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय के लोग सऊदी अरब हज करने गए थे। इसमें ईरान के भी हजारों नागरिक शामिल थे। अब हज करने के बाद कुछ लोग तो लौट आए, लेकिन कई नागरिक अपने परिजनों से मिलने या अन्य कामों के लिए वहीं पर रुके थे। इसी बीच इसराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण ईरान ने अपना एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया, जिस वजह से बड़ी संख्या में ईरान के नागरिक सऊदी अरब में ही रह गए। अब सऊदी सरकार ने कहा है कि जो लोग हज के बाद अपने वतन वापस नहीं जा पाए उन्हें जबरन नहीं निकाला जाएगा, बल्कि जब तक तनाव कम नहीं हो जाता तब तक वे सऊदी अरब में ही रह सकते हैं। 14 जून 2025 को सऊदी गजट के अनुसार किंग सलमान ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सिफारिश पर हज और उम्राह मंत्रालय को आदेश दिया है कि हज 2025 के लिए सऊदी अरब में मौजूद ईरानी तीर्थयात्रियों को उनकी सुरक्षा और सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाएं, जब तक कि ईरान में हालात सामान्य नहीं हो जाते और उनकी सुरक्षित वापसी संभव नहीं हो जाती। सऊदी के किंग सलमान ने कहा कि जब तक ईरान में हालात सामान्य नहीं होते तब तक ईरानी नागरिक सऊदी अरब में ही रहेंगे। बताया जा रहा है कि इन लोगों के रहने, खाने और तमाम अन्य ज़रूरतों का ध्यान सऊदी सरकार रखेगी। किंग सलमान ने मंत्रालय को आदेश दिया है कि उनके मेहमानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान से हज पर गए थे 80,000 नागरिक। जानकारी के मुताबिक इस बार ईरान से लगभग 80,000 नागरिक हज पर गए थे। इनमें से कई नागरिक लौट गए, लेकिन कई वहीं रह गए। ऐसे में उन्हें जबरन निर्वासन का डर सता रहा है। लेकिन अब सऊदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें शाही मेहमान का दर्जा दिया है। जानकार मानते हैं कि ये नीति सऊदी अरब की हज तीर्थ यात्रा के प्रति जिम्मेदारी और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है। आपको बता दें कि इसराइल ने जब शुक्रवार को ईरान पर हमला किया तो सऊदी ने इसका विरोध जताया था। सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इसराइल के हमलों को निंदनीय और ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा को कमजोर करने वाला बताया। साथ ही इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन करार दिया। सऊदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से तत्काल हस्तक्षेप कर इस आक्रामकता को रोकने की मांग की। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सऊदी अरब ने ईरानी नागरिकों को मदद का आह्वान किया है और इसके साथ साथ इसराइल के हमले का भी विरोध जताया था। इजराइल ने शुक्रवार को ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके जवाब में ईरान ने देर रात इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। उसने इजराइल पर लगभग 200 मिसाइल दागी। इन मिसाइलों की रडार में इजराइल के रक्षा मंत्री से जुड़े दफ्तर भी थे। अहम बात यह है कि इसी मंत्रालय में पीएम नेतन्याहू भी बैठते हैं और युद्ध की रणनीति बनाते हैं। इन हमलों के दौरान यरूशलेम और तेल अवीव की इमारतें हिल गई। हमले के बाद तेल अवीव क्षेत्र के एक अस्पताल ने कहा कि वो 15 घायल नागरिकों का इलाज कर रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर यह कहा कि क्षेत्र में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को मार गिराने में मदद कर रही है। इजराइल के चल रहे हवाई हमलों और खुफिया अभियान के साथ ही ईरान की जवाबी कार्रवाई ने दोनों देशों के बीच एक व्यापक युद्ध की चिंता को बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ इस क्षेत्र में पहले से तनाव काफी था। अब इस उथल-पुथल ने दोनों देशों को युद्ध की स्थिति के और करीब धकेल दिया है। हमले से पहले ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि हम इजराइल को इस अपराध से सुरक्षित रूप से भागने नहीं देंगे। इस दौरान खामनेई ने बदला लेने की भी कसम खाई। इजराइल ने लंबे समय से इस तरह के हमले की धमकी दी थी और लगातार अमेरिकी प्रशासन इसे रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे
मिडिल ईस्ट में व्यापक संघर्ष भड़क सकता है। लेकिन हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले से शुरू हुए घटनाक्रमों के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फिर से चुने जाने ने ऐसी स्थितियां पैदा की जिससे इजराइल को आखिरकार अपनी धमकियों को पूरा करने की इजाजत मिली। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका को हमले के बारे में पहले ही जानकारी दे दी गई थी। इजराइल के हमलों की हुई निंदा। गुरुवार को ईरान के परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के दायित्वों का पालन न करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानीकर्ता ने निंदा की थी। वहीं कई देशों ने इजराइल के हमले की निंदा की, जबकि दुनिया भर के नेताओं ने दोनों पक्षों से तत्काल तनाव को कम करने का आह्वान किया है। इस हमले के बाद ईरान के अनुरोध पर राष्ट्रीय संयुक्त सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार दोपहर को एक आपातकालीन बैठक निर्धारित की। परिषद को लिखे एक पत्र में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने अपने अधिकारियों और वैज्ञानिक की हत्या को राज्य आतंकवाद कहा और अपने देश की आत्मरक्षा के अधिकार की पुष्टि की। बता दें कि इजराइल की सेना ने कहा कि लगभग 100 टारगेट्स पर हमले में लगभग 200 विमान शामिल थे। नाम ना बताने की शर्त पर बात करने वाले 2 सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक इसकी मोसाद जासूसी एजेंसी ने समय से पहले ईरान के अंदर विस्फोटक ड्रोन और सटीक हथियार तैनात किए और उनका इस्तेमाल तेहरान के पास ईरानी एयर डिफेंस और मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाने के लिए किया। इजराइल ने जिन प्रमुख स्थलों पर हमला किया उसमें नतांज में ईरान का मुख्य न्यूक्लियर प्लांट भी शामिल था। इजराइल ने कहा कि उसने इस्फहान में एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर भी हमला किया है और कहा कि उसने पश्चिमी ईरान में दर्जनों रडार प्रतिष्ठानों और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट कर दिया है। ईरान ने इस हमले की पुष्टि भी की है। वहीं इजराइल सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने कहा कि नतांज फैसिलिटी काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी है और ऑपरेशन अभी भी शुरुआती चरण में है। हमलों की पहली लहर ने इजराइल को ईरान के आसमान में काफी हद तक आवाजाही की आजादी दे दी थी, जिससे आगे के हमलों का रास्ता साफ हो गया है। एक इजरायली सैन्य अधिकारी के मुताबिक इजराइल 2 हफ्ते तक चलने वाले ऑपरेशन के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। बता दें, मारे गए लोगों में ईरान के 3 शीर्ष सैन्य नेता जनरल मोहम्मद बागेरी, जनरल हुसैन सलामी और जनरल आमिर अली हाजी जद्दाही शामिल है। ईरान ने तीनों मौतों की पुष्टि की, जो उसके शासक धर्मतंत्र के लिए एक बड़ा झटका है जो जवाबी कार्रवाई के प्रयासों को जटिल बनाएगा। खामनेई ने कहा कि अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारी और वैज्ञानिक भी इस हमले में मारे गए हैं। गौरतलब है कि शुक्रवार को अपनी पहली प्रतिक्रिया में ईरान ने इजराइल पर 150 से ज्यादा ड्रोन दागे। इजराइल ने कहा कि ड्रोन को उसके हवाई क्षेत्र के बाहर रोका गया और अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कोई ड्रोन अंदर घुस पाया या नहीं। इजराइल की सेना ने कहा कि उसने रिजर्व सैनिकों को बुलाया और पूरे देश में तैनात कर दिया, क्योंकि वो ईरान और ईरानी प्रॉक्सी समूह से आगे की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है।